हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मराठी में। और मैं आज आपको अपने दोस्तों की बताई कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही भूत, प्रेत, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, अन्य और अच्छी और सच्ची डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल हॉरर मराठी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी जो स्टोरी है वो मैं अपने दोस्तों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकेतन है और मैं आज आपको अपनी एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताने चाहता हूँ। मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिसमें मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ जो आज वो लड़की नहीं आई। फिर मैं अपनी घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो लगी हुई थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला कि मैं इस जगह पर रहता हूँ। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहीं पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रोज़ रास्ते में मिलती थी उसने मुझे चिट्ठी भेजी है और वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा ही होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा और फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया था दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवाज़ है और ये सच्ची डरावनी घटना मेरे दोस्त शाह आलम के चाचा जी के साथ हुई थी। शाह आलम के चाचा जी जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम किया करते थे, वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा किया करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो उनके चाचा जी बहुत डरे हुए थे और काँप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर बहुत डर गए और वह पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक
और इंसान के आकार से भी बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूके और एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे सहमे से रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में भी कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े के मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही किया करते थे, तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ पर नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाए, कौन है वहाँ? तब तक कमरे में सोए हुए दो मौलवी भी जग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उन सब ने सुनी तो शैतान या भूत ने गुस्से में वहीं फावड़ा फेंक दिया और चाचा की तरफ ही फेंका था। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे, तभी आधी रात को फिर फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आई, जैसे फावड़ा ने किसी के सीने पर वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहाँ आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा, वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्वी है और मैं अपने फ्रेंड के साथ हुई अनंत की एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। गोंडल शहर में किराए के मकान में स्थायी रहने वाले अनंत पेशे से शिक्षक हैं। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर कोचिंग भी पढ़ाया करते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठ के फरमा रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी की दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर सा महसूस हुआ। उस शाम वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी और घर पर भी वो अकेले ही थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद करने की कोशिश करने लगी और कुर्सी ले आए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरीके से डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वो बहुत बुरी तरीके से कांपने लगी। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो
अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे ही अंदर कोई हो या अंदर कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटना देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगी। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में आए यह सब देखने के लिए, और उन सब ने जो देखा उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। अनंत के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा रहे थे और बाहर की तरफ भागने लगे। कुछ लोगों को तो भागते भागते एक चीख भी सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ना की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत पूरी तरीके से बीमार पड़ गए थे। कुछ दिन के लिए अपने गांव माता पिता के पास लौट गए थे वो। जब वो गॉर्डन वापस लौटे तो कभी उस घर पर वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने के लिए चले गए। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनवाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उसकी अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी का प्रयोग ही नहीं किया था, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वह अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। यह दूसरी घटना मेरी ही एक फ्रेंड धरा शर्मा के साथ हुई थी। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती है कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई और भी लेटा हुआ है। टीवी के अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। धरा जिस करवट लेती थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में कोई लेटा हुआ हो और करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के आगे वह उसके गले से आवाज़ न निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चल रही थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ लग रहा था। ऐसा करते ही बिजली की रफ्तार से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठकर खड़ी हो गई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा ने थोड़ी बहुत हिम्मत बांधी और
उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसको अपने होश खोने पड़े। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़े हो गई है। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो बीपी यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं है, इसलिए आज भी अपने मायके में धरा रहा करती है। मेरा नाम अरबाज है। पुराने समय की ये बात है। रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार भी सकता है। गांव वालों को ये पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद उन्हें मार भी देगा। एक दिन रात के समय गांव के लोगों ने कहा कि एक टोली बनाते हैं और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर पर चलते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्सी पर बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहाँ उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लेकिन 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहाँ शहर के 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में ही बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहा है। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोरों से चिल्लाता है, अब होगा तेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागने लगते हैं और गांव के सरपंच को ये बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर बैठ जाने को। लड़के माफ़ी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा से चुंगल से बाहर आ सकता है। इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी कैसे न कैसे मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर
मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकुश आप लोगों के लिए कुछ लखनऊ की बेहद डरावनी जगहों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कहानी इसमें से सिकंदर बाग की भी है। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय लगभग 2000 से भी अधिक लोगों की यहाँ हत्या कर दी गई थी और शव को खुले में छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि आज भी शाम के समय डर के चलते कोई भी सिकंदर बाग में नहीं जाता है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। यह दूसरी कहानी दिलकुशा गार्डन, जो बेहद डरावनी और अपनी जगह के लिए बहुत फेमस माना जाता है। जी हाँ, इस गार्डन में यह बोला जाता है कि यहाँ पर एक महिला ने अपने 2 प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया था और शव को गार्डन में फेंक दिया था। इस घटना के बाद इस गार्डन में कोई भी डर के चलते नहीं जाता। एक अन्य कहानी भी है, जो रात के समय 2 प्रेमियों की आत्मा गार्डन में टहलती हुई बहुत से लोगों को नज़र भी आई है। सूरज ढलते ही यहाँ पर अकेला घूमना मना है और यहाँ पे कोई भी हिम्मत नहीं करता कि रात के समय आकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। यह तीसरी जगह है बलरामपुर हॉस्पिटल की कहानी। बेहद ही दिलचस्प भी है। कहा जाता है कि इस अस्पताल को कब्रिस्तान के ऊपर निर्माण किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस अस्पताल में कई बार अजीबोगरीब गतिविधियों का अनुभव किया गया है। इस अस्पताल को लेकर एक अन्य कहानी भी है, जो शाम होते ही यहाँ से कई बार चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। कई बार तो बच्चों के रोने की आवाज़ भी आती है। नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक अपनी सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये 3-4 साल पहले की ही बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप सोलन ज़िले में स्थित अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर रात को भूत की कहानियाँ सुना रहे थे। हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते थे, तो कभी कभार भूतों की बातें छेड़ दिया करते थे। तो उस रात यूं हुआ, सबने कई कहानियाँ सुनाई। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना घटी ही नहीं, मगर उसके घर के पास एक शिला है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में भूतशिला नाम की एक जगह है। दोस्त ने सुनाया, माना जाता है कि भूतशिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता था, जो वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय पंडित ने कोई विद्या हासिल की और मंत्र शक्ति से उस पंडित ने उस भूत को बड़ी सी चट्टान के साथ बांध दिया। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के सामने तेरा खात्मा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पंडित से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। आखिर में पंडित ने वचन लिया कि बगल में ये जो पत्थरों और झाड़ियों से भरा हिस्सा है, इसे मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा कि ठीक है, ये काम मैं करूँगा, मगर खाने के लिए गोबर और भूसा खाने के लिए मुझे दिया जाए। और रोज़ वहाँ बने एक बड़े से ओखल तराशकर बनाया गया गड्ढा, जिसे ओखली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और उसमें रख दिया जाए। पंडित भी इस बात को मान गया। फिर कहते हैं कि काफ़ी समय तक ऐसा किया जाता रहा, मगर एक दिन उस ओखल में दिवाली के दिन किसी ने मिठाइयाँ रख दी। चूँकि भूत के साथ समझौता मिठाइयों का नहीं बल्कि गोबर और भूसे का हुआ था, इसलिए भूत ने माना कि मेरे साथ हुआ वचन तोड़ दिया गया है
इसलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिर में ब्राह्मण ने अपनी विद्या से हमेशा के लिए उस भूत को उस शिला के साथ बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में किलड़ा, कील देना कहा जाता है। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या वो शिला आज भी है। उसने कहा कि हाँ है। तो तुम कहो तो आज भी जा सकते हैं वहाँ। तो हम दोस्तों की योजना बनी, अगले वीकेंड पर धर्मशाला का चक्कर भी लग जाएगा और भूतशिला भी दिख जाएगी। तो हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ भी। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूतशिला की तरफ पैदल बढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो खैर, हमने नज़दीक पहुँचने से पहले ही उन्हें बताया था कि हम दरअसल भूतशिला देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियां डरने लगीं कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूँगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में भूतशिला के पत्थर की हमने कहानी सुनी थी। यह एक तरह से रोमांचक यात्रा थी, मगर इसमें खास तो कुछ था भी नहीं। कुछ देर बाद हम लौट आए। अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा। सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता, जो हमारे साथ भूतशिला के पास देखने गई थी, उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई है और अपने रोहड़ू चले गई है। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना तो सामान्य बात थी। ऐसे में हमने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लगभग 15 दिन बाद अंकिता लौटी। वह कॉलेज आई, क्लास आई, मगर हमसे बात नहीं करी। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल चुका है। हमने पूछा कि ऐसे कैसे बदल गया, तो पता चला कि वह किसी से बात नहीं करती है, चुपचाप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लग गई है। हम भी हैरान थे कि एकदम से चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई है, जो हमसे बात भी नहीं कर रही। कई बार उससे बात करने की कोशिश की हमने, मगर वह सीधा कहती, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया था। अब कुछ दिनों में हमें उसके बारे में तरह तरह के से किस्से और कहानियाँ सुनने को मिली। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने यह दावा किया था कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियां ने हॉस्टल आना ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई बात सुनने को मिली। वो यह थी कि एक नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़कियों का बैच हॉस्टल में रहने आया है। लड़कियों ने परंपरा बनाई थी कि कोई नई लड़कियां आती थी तो उन्हें डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उनका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस नई लड़की से बातचीत कर ही रही थी सभी लड़कियां। अंकिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वह सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है, ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ। आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहाँ भी तुम जाती हो, इस अंगूठी के कारण साथ ही जाती है वो भी। अंकिता का कहना था कि हर कोई नई लड़की के पीछे ही तरफ देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है। पीछे तो कोई भी नहीं। इस बीच वह नई लड़की बेहोश हो गई थी। सभी लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वह रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले ही उसकी बहन की मौत हो गई थी।
जैसे ही लड़कियों ने ये सुना वह तो बहुत डर गईं। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात भी नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात कह दी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी कि या तो हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो। आखिरकार मामला उठा और अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टरों को दिखाइए, क्योंकि ये अजीब बातें कर रही है। अंकिता के परिजन उसे वहाँ से पढ़ाई छुड़वा कर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है। आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को। मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जा कहाँ रही हूँ। उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? मगर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं आया। व्हाट्सएप उसके नंबर पर एक्टिवेट नहीं था। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़दार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइकों पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डोल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं बहुत डर चुका था और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज़ हुए, मगर मैं उन्हें वजह भी बता नहीं सकता था। खैर, एक दिन ही बीता था कि मौसम ने करवट बदल लिया। समाचार प्राप्त हुआ कि अप्रैल महीने में चूड़धार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधा अंकिता की बातें याद आने लगी। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई है, जबकि बाकी बचा लिए गए। जब मैंने ये खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसकी बात कह रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा और तुम बुरी तरीके से घायल हुए नज़र आए थे। मैंने पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में दिखती है। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला में भूतशिला के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि शायद ही मैं बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अंधेरे कमरे में कूद गई हूँ। मैं कुछ बोलती तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवारें हाथों में महसूस होती थी। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनते जा रहा था। मैंने कहा, फिर? अंकिता बताने लगी। मैंने खूब आवाज़ दी कि कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी और अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा कि कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरे सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ।
और मैं यहाँ कैसे आई हूँ। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आई। मैंने कहा कि अंदर का क्या मतलब है, ये कौन सी जगह है और आप कौन हो। तो अंधेरे कमरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पत्थर के अंदर कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किसी कारण मैं भी शायद उसी शिला के अंदर पहुँच गई हूँ, जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था। और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज़ उसी भूत की है। मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ बंद कर दिया गया है और मैं यहाँ भूखा प्यासा मर रहा हूँ। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने अपनी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मैं यहाँ रहता था, इसी चट्टान पर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले कुछ चीज़ें मांगा करता था। अगर वह उस चीज़ को देने का वादा कर देते थे तो मैं उनकी आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज़ें नहीं दी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ दिया करता था। जो अपना वादा नहीं निभाता था वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाती थी। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह को मैं इसी चट्टान के अंदर कैद किया रख देता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। फिर जब मैं उस समझौते के टूटने के आज़ाद होकर फिर वही काम करने लगा तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए चट्टान से बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए संपन्नता की मांग की। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए शिला से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पंडित ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस शिला में बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं इस शिला के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक बाहर भी नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा। भूत की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन घूमते जाते हुए उस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी पंडित ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसलिए मेरी आत्मा भी इस शिला के अंदर आ चली है। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ बाहर कैसे निकल सकती हूँ। भूत ने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता, मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ। मगर मैं बिना समझौते किए कुछ नहीं करता। मैं अंकिता की बातों को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुने ही जा रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगी। भूत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम बाहर निकलते ही गांव में दूर किसी एकांत में किसी चट्टान के पास काले बकरे की बलि देना, और नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो कि आगे का परिणाम क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले ही घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था। मैंने पुजारी को कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है। मैंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास होना। पहले ज़्यादा दिख रहा था और अब
उससे भी ज़्यादा दिखने लग गया था। मतलब आगे क्या होने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल जाता। अंकिता की बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैंने अंकिता से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? अंकिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई थी जो धीरे धीरे अब जा रही हैं। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और शायद तुम पहले डॉक्टरों के पास गई भी होगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे दिल में बैठा एक डर ही है? अंकिता बोली, देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी कि भूत वूत कुछ होता भी है। मुझे भी शुरू में लगा कि मैंने भूत की कहानी सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मुझे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई और मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शीला के अंदर कैद कर दिया। बीमार होने के कारण इस तरह से हैल्यूसिनेशन होना आम बात है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी हैं और उन चीज़ों को सच होता भी देखा है। खैर, तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो और तुमको बता दिया, तुम पागल ही समझ लो मुझे। यह कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। अंकिता फेसबुक पर फ्रेंड है और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि उसका जीवन सामान्य है और हर सामान्य इंसान की तरह परिवार, ऑफिस, दोस्तों और वेकेशंस की मस्ती की तस्वीरें भी आती रहती हैं। अच्छा है कि वह आज ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे भ्रम था, हैल्यूसिनेशन था या कुछ और बात, मगर मुझे लगता है और अंदर की बात है दोस्तों कि ये भूत ही उसके ऊपर हावी हुआ होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई थी जो धीरे धीरे अब जा रही हैं। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और शायद तुम पहले डॉक्टरों के पास गई भी होगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे दिल में बैठा एक डर ही है? अंकिता बोली, देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी कि भूत वूत कुछ होता भी है। मुझे भी शुरू में लगा कि मैंने भूत की कहानी सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मुझे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई और मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शीला के अंदर कैद कर दिया। बीमार होने के कारण इस तरह से हैल्यूसिनेशन होना आम बात है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी हैं और उन चीज़ों को सच होता भी देखा है। खैर, तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो और तुमको बता दिया, तुम पागल ही समझ लो मुझे। यह कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। अंकिता फेसबुक पर फ्रेंड है और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि उसका जीवन सामान्य है और हर सामान्य इंसान की तरह परिवार, ऑफिस, दोस्तों और वेकेशंस की मस्ती की तस्वीरें भी आती रहती हैं। अच्छा है कि वह आज ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे भ्रम था, हैल्यूसिनेशन था या कुछ और बात, मगर मुझे लगता है और अंदर की बात है दोस्तों कि ये भूत ही उसके ऊपर हावी हुआ होगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये सच्ची डरावनी कहानियाँ आप लोगों को? मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। मैंने हाल ही में अपना चैनल क्रिएट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक और भी पहुँचा सकूँ। जय जय श्री राम दोस्तों।